हेलो बच्चों, वेलकम टू दत्त कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। क्लास 11th में फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी की चैप्टर नंबर 16, जो कि इस बुक का सबसे लास्ट चैप्टर। ठीक है, जो कि इस बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, कंजर्वेशन क्या होगा, इसको समझेंगे चैप्टर नंबर 16। लेकिन इसके पहले हमें सबसे एक ट्रिक, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 6 में हमने आपको पढ़ाया था कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। जब मैंने वहां पे पढ़ा रहा था जियोमॉर्फिक प्रोसेस, तो मैंने वहां पे आपको पढ़ाया होगा वेदरिंग। क्या पढ़ाया था? वेदरिंग। और वेदरिंग क्या होता है, ये सारी बातें मैंने वहां पे आपको बता रखी थी। तो बताया था, क्या बताया था? वेदरिंग इज डिफाइंड एज, क्या बताया था? वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल disintegration and chemical decomposition of rocks through the action of various elements of weather and climate। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वेदर और क्लाइमेट के जो भी एलिमेंट्स हैं, वेदर और क्लाइमेट के जो भी एलिमेंट्स हैं, जब ये कोई भी एक्शन लेते हैं रॉक्स, मतलब जब भी कोई काम करते हैं, यानी कि कहते हैं कि वहां पे क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है टूटना, या तो वहां पे केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेदरिंग। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रिपीट क्यों किया जा रहा है। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्योंकि ये क्या होता है कि वेदरिंग जो है, वेदरिंग किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, सबसे बड़ी बात है। सबसे पहला, वेदरिंग जो होता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, ये सब की चीजें पीछे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या जियोलॉजिकल कंडीशन। और कैसे कंडीशन पे जुड़ता है? क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशंस पे जुड़ता है। और किन पे चीज पे डिपेंड करता है? क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ साथ में क्या कहते हैं कि ये भी देखा जाता है कि वहाँ का टोपोग्राफिक और वेजिटेटिव, टोपोग्राफिक कंडीशन। और किस चीज पे डिपेंड करता है? चौथा चीज था वेजिटेटिव, वेजिटेशन समझ लो। तो इन सब चीजों के ऊपर वेदरिंग डिपेंड करता है, इन सब चीजों के ऊपर वेदरिंग डिपेंड करता है। और ध्यान में रखने वाली ये बात है कि इतना ही ध्यान रखने वाली बात है कि देखो, वेदरिंग जो है ना, वो क्लाइमेट टू क्लाइमेट चेंज होता है। वेदरिंग अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग होता है। किसी क्लाइमेट में वेदरिंग ज्यादा होगा, वेदरिंग क्लाइमेट टू क्लाइमेट वेरी करता है। ठीक है, वेदरिंग प्रोसेस डिफर, वेदरिंग प्रोसेसेस डिफर फ्रॉम क्लाइमेट टू क्लाइमेट। और साथ में ही ये ध्यान रखना, पहला चीज तो ये किसमें, क्लाइमेट टू क्लाइमेट डिपेंड करते हैं। और ध्यान में रख लेना कि वेदरिंग क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस ऑल्सो, हाँ, वेदरिंग प्रोसेस और किसके ऊपर डिपेंड करता है कि डेप्थ, डेप्थ ऑफ वेदरिंग। ध्यान में रखना कि डेप्थ ऑफ वेदरिंग, डेप्थ ऑफ वेदरिंग मैटर, डेप्थ ऑफ वेदरिंग
मेंटल ऑल्सो डिपेंड्स। वेदरिंग मेंटल भी क्या कहते हैं, वेदरिंग मेंटल भी क्या कहते हैं कि डिपेंड करता है क्लाइमेट टू क्लाइमेट ऑल्सो। डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल, कितना ज्यादा वेदरिंग हुआ है वो भी डिपेंड करता है, ऑल्सो डिफर फ्रॉम क्लाइमेट टू क्लाइमेट। मतलब कि अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग लेवल की डेप्थ। सबसे पहला चीज तो वेदरिंग जो है, वेदरिंग क्लाइमेट टू क्लाइमेट तो चेंज होता ही है, लेकिन कितना वेदरिंग होगा, कितना वेदरिंग होगा वो भी क्या कहते हैं कि कितना वेदरिंग होगा वो भी क्लाइमेट टू क्लाइमेट चेंज होता है, कितना वेदरिंग होगा वो भी क्लाइमेट टू क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आई? तो अब यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहता हूँ, जो चैप्टर नंबर 6 में ही वो डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इस डायग्राम को क्या कहते हैं कि जो रिप्रेजेंट करने वाले थे उनका नाम था स्ट्राकोव। 1960 में, 1967 में उन्होंने बनाया था। क्या नाम था उनका? स्ट्राकोव। ठीक है, तो उन्होंने बताया था। अब इसमें देखो क्या है, इसको इन्होंने 5 या 6 पार्ट में, 5 या 6 डिवीजन में डिवाइड किया। कितने डिवीजन हैं? 6 डिवीजन में। ये नंबर 6 मत देखिए कि ये नंबर 6, एक्चुअल में यहाँ पे देखिए एक रीजन है इन्होंने डिवाइड कर रखा है ट्रॉपिकल रीजन। दूसरा इन्होंने रीजन बना रखा है सवन्ना रीजन। तीसरा इन्होंने बना रखा है सेमी डेजर्ट और डेजर्ट। अगला बता दिया एस्टेपे। एस्टेपे का मतलब होता है घास के मैदान। ये छोटे घास के मैदान होते हैं, सवन्ना जो होते हैं वो बड़े घास के मैदान। फिर अगला आता है टुंड्रा रीजन। फिर आता है, सॉरी, टैगा रीजन। टैगा के बाद में आता है टुंड्रा रीजन। तो ये 6 पार्ट हो गए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो इन्होंने 6 रीजन में समझ लो डिवाइड कर। अब जो वेदरिंग मेंटल है, वेदरिंग कितना हो रहा है, वेदरिंग प्रोफाइल को या वेदरिंग को उन्होंने 6 रीजन में डिवाइड कर दिया और बताया कि इस क्लाइमेट के बेसिस पे, ये देखो 6 क्लाइमेट जोन बना दिए। ये क्लाइमेट जोन सवन्ना क्लाइमेट है या सेमी डेजर्ट, कैसा क्लाइमेट है वहां के बेसिस पे इन्होंने बताया। अब देखो, जो टेम जो ये ट्रॉपिकल रीजन होता है, ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में आपको दिख रहा है ये जो, ये वाली जो लाइन है, ये बारिश की लाइन को रिप्रेजेंट करती है। देखो इस पे लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन, जो कि कहते हैं कि ये बोल्ड लाइन जो बनी हुई है, ये कैसे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्रेसिपिटेशन। तो ट्रॉपिकल रीजन में देखिए क्या होता है। अगर मैं बात करूँ ट्रॉपिकल रीजन की, तो ट्रॉपिकल रीजन में हमें पता है टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। जब मैं बात करता हूँ ट्रॉपिकल, जब मैं बात कर रहा हूँ ट्रॉपिकल रीजन की, तो देखो ट्रॉपिकल रीजन में क्या है। ट्रॉपिकल रीजन में आपने देखा क्या दिख रहा है, ट्रॉपिकल रीजन में क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो रहा है। देखा आपने इस डायग्राम में, देखो ट्रॉपिकल रीजन में ये देखो प्रेसिपिटेशन सबसे ज्यादा, इस छवों में सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन कहाँ हो रहा है? ट्रॉपिकल रीजन में। तो इस वजह से ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन सबसे ज्यादा है। प्रेसिपिटेशन सबसे ज्यादा है। प्रेसिपिटेशन सबसे ज्यादा है। दूसरा चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है इस डायग्राम में, कि ट्रॉपिकल रीजन का टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा है। ट्रॉपिकल रीजन का टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा है। तो ट्रॉपिकल रीजन का टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा है। और हमें पता है कि वेदरिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या है? प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर। तो देखो, तो सबसे ज्यादा वेदरिंग मेंटल कहाँ पे पाया जाए? वेदरिंग मेंटल सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाए? यानी कि जो डेप्थ ऑफ वेदरिंग है, सबसे ज्यादा डेप्थ ऑफ वेदरिंग यही है क्या? सबसे ज्यादा वेदरिंग कौन से रीजन में हुई? अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेदरिंग कौन से रीजन में? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन में मिली। सबसे ज्यादा वेदरिंग आपको कहाँ पे मिलेगी? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। देखो इतना ज्यादा, यहाँ पे डेप्थ कितना है, इतना ज्यादा। तो यहाँ पे वेदरिंग बहुत ज्यादा होती है। यानी कि वेदरिंग सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा वेदरिंग। इतना बात तो समझ में आ गया ना? इतना बात तो समझ में आ गया। उसके बाद जो वेदरिंग हो रही है, उसके बाद जो वेदरिंग हो रही है वो हो रही है सवन्ना रीजन। ठीक है, उसके बाद में जो वेदरिंग, जो बढ़िया से वेदरिंग हो रही है, सबसे बढ़िया से वेदरिंग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ तीनों टाइप की वेदरिंग होगी। तीनों टाइप की वेदरिंग मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पे मैकेनिकल वेदरिंग या फिजिकल वेदरिंग, जो भी कह लीजिए, मैकेनिकल या फिजिकल दोनों। हाँ, यहाँ पे तीनों टाइप की वेदरिंग बढ़िया से होगी। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग भी अच्छे से होगी। फिजिकल वेदरिंग
और हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन के होने के लिए वाटर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे केमिकल वेदरिंग भी बड़े आसानी से हो जाएगी, केमिकल वेदरिंग। अब क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपको बैक्टीरिया, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा और बारिश वारिश है, वहां पे आपको क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया भी बढ़िया से मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ये बायोलॉजिकल, ये तीनों टाइप के वेदरिंग को बड़े अच्छे से सपोर्ट करते हैं, ये तीनों टाइप के वेदरिंग को बड़े अच्छे से ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए तीनों टाइप के वेदरिंग यहाँ पे होते हैं। और ध्यान में रखने वाली बात है, इस डायग्राम में देखिए, अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, ये जो व्हाइट से, जो व्हाइट वाला जो रीजन है, ये वाला जो व्हाइट वाला रीजन है, ये वाला, ये रीजन किससे बना हुआ है? फ्रेश रॉक, यानी कि इसमें कोई वेदरिंग नहीं हो रही है। लेकिन इसके ऊपर वाला जो जोन है, जो लिटिल, यहाँ पे केमिकल, थोड़ा थोड़ा केमिकल वेदरिंग होती है, यहाँ पे क्या होती है? केमिकल वेदरिंग होती है। फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पर भी गुड केमिकल अल्टरनेशन, यहाँ पर भी केमिकल वेदरिंग हो रही है। फिर चौथा नंबर आ रहा है क्ले मिनरल जोन, ये क्ले वाला जोन है, तो यहाँ पे वेदरिंग तो बड़ी आसानी से हो ही जाएगी। फिर अगला आता है पांचवा रीजन, जहाँ पे ये ब्लैक रीजन से बना हुआ है, ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं। और छठा जो है यहाँ पे आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से। तो ऐसे ही ये वेदरिंग, अब देखो सवन्ना में भी वेदरिंग अच्छे से हो रही है। क्यों सवन्ना में, क्यों वेदरिंग अच्छे से हो रही है, आपको अब समझ में आ गया होगा। सवन्ना में भी देखो क्या हो रहा है कि बारिश भी ज्यादा हो रही है और टेम्परेचर भी ज्यादा है। सवन्ना में बारिश भी ज्यादा हो रही है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, इस वजह से सवन्ना में भी वेदरिंग होगी, बट थोड़ा सा इससे कम होगी। इससे कम होगी, ट्रॉपिकल से कम होगी। सवन्ना की जो वेदरिंग होगी वो ट्रॉपिकल से थोड़ी सी कम होगी। अब देखा जाए तो सेमी डेजर्ट में, सेमी डेजर्ट में देखो तो वेदरिंग लगभग लगभग ना के बराबर। सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट एरिया में, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत कम, ड्यू टू लो प्रेसिपिटेशन, ड्यू टू लो प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे क्या कहते हैं कि वेदरिंग लगभग लगभग ना के बराबर। सबसे कम वेदरिंग आपको दिखाई दे रही होगी तो वो सेमी डेजर्ट डेजर्ट में दिखाई दे रही है, या तो टुंड्रा में। यहाँ पे सबसे कम है। इसका रीजन यहाँ पे यही है कि यहाँ पे तो क्या हो रहा है, सेमी डेजर्ट में प्रेसिपिटेशन नहीं है और यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है। टुंड्रा में क्या है, टुंड्रा रीजन में प्रेसिपिटेशन, सॉरी, टेम्परेचर बहुत कम है, इसकी वजह से वेदरिंग कम हो पा रही है। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि सेमी डेजर्ट और डेजर्ट में क्या क्या समस्या है, यहाँ पे टेम्परेचर टेम्परेचर तो ज्यादा है बट प्रेसिपिटेशन बहुत कम है। फिर स्टिपे में थोड़ी सी ज्यादा होती है। और फिर देखो, अगर देखा जाए अगर देखा जाए ट्रॉपिकल और सवन्ना की बात कहीं पे और होती है तो टैगा रीजन। टैगा रीजन में क्योंकि प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है, टैगा रीजन में टेम्परेचर तो कम होता है लेकिन प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है, इस वजह से वेदरिंग यहाँ पे अच्छे से होती है। तो समझ आए, सबसे ज्यादा वेदरिंग कौन से रीजन में होती है? ट्रॉपिकल वेस्ट फॉरेस्ट। और फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि उसके बाद में क्या कहते हैं सवन्ना, सवन्ना के बाद में टैगा, टैगा के बाद में आता है स्टीपे, सबसे लास्ट में आएगा टुंड्रा। हाँ, टुंड्रा या सेमी डेजर्ट डेजर्ट में। तो एक प्रकार से आपको ये बात तो समझ में आ गई, ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम हमसे क्या बताना चाह रहा है कि जितना ज्यादा वेदरिंग होगा उतना ज्यादा वेदरिंग मेंटल भी, जितना ज्यादा वेदरिंग, और अलग अलग वेदरिंग मेंटल, जैसा कि अभी हमने दो पॉइंट बताया। वेदरिंग मेंटल किस बात पर डिपेंड कर रहा है? वेदरिंग मेंटल इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि क्लाइमेट कैसा है। तो देखो ट्रॉपिकल में वेदरिंग मेंटल बहुत ज्यादा है। और ध्यान में रख लेना कि जो, जहाँ पे वेदरिंग मेंटल ज्यादा हुआ होगा, ट्रॉपिकल रीजन में पेड़ पौधे भी बढ़िया से होंगे, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम, जैसा कि पिछले चैप्टर्स में जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ते हैं वहां पर भी लाइन लाइन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी लाइन लाइन पढ़ेंगे। देखो लिखे हुआ है कि यू ऑलरेडी हैव लर्न अबाउट द जियोमेट्रिक प्रोसेसेस, पार्टिकुलरली वेदरिंग एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन। अभी हमने आपको वो बता दिया कि अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में कैसे कैसे डेप्थ ऑफ वेदरिंग है। जैसा कि मैंने बताया था कि क्लाइमेटिक जोन, जब मैं ट्रॉपिकल की बात कर रहा था, सबसे ज्यादा डेप्थ ऑफ वेदरिंग है। क्लाइमेटिक में जब मैंने बताया था, क्लाइमेटिक कंडीशन में अभी आपको ये बताया था, ये वाला डायग्राम याद करो, ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद में सवाना में होता है, फिर तीसरे नंबर पे टैगा पे होता है, चौथे नंबर पे समझ लो कि कितने स्टेपे, पांचवें नंबर पे सेमी डिजर्ट, छठे नंबर पे टुंड्रा। यानी कि आपको पता चल चुका है कि सबसे ज्यादा वेदरिंग कहाँ पे होता है, और वेदरिंग मेंटल भी यही है। फिर उसके बाद में क्या है, तो दूसरा, और ये हमने ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ रखी। ठीक है, सी द फिगर 6.2 इन चैप्टर 6, जिसके बारे में हमने इसको खूब बढ़िया से पढ़ के अभी आ गए। यू शुड नो दैट दिस वेदरिंग मेंटल इज बेसिस फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन। यानी कि भैया, जो ये जो वेदरिंग मेंटल है, ये जो वेदरिंग मेंटल है, यही है बेसिस फॉर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का जो बेसिस है वो क्या है? डाइवर्सिटी का यहाँ पे जो बेसिस है वो क्या है? ये वेदरिंग मेंटल है। जो डाइवर्सिटी का जो बेसिस है वो क्या है भैया?
वेदरिंग मेंटल, ठीक है। वेदरिंग मेंटल किसका बेसिस है? डाइवर्सिटी का बेसिस है। ओके, इतना बात समझ में आएगी? नहीं समझ में? तो यानी कि यहाँ पे हमसे सबसे पहला चीज हमारे समझ में है कि यहाँ से एक पहला नोट नोट में सबसे पहला पॉइंट हमारे समझ में क्या समझ में आ गया कि सबसे पहला चीज क्या समझ में आ गया यहाँ पे कि जो वेदरिंग है, वेदरिंग वेदरिंग मेंटल इज द बेसिस फॉर वेदरिंग मेंटल इज द बेसिस फॉर वेदरिंग मेंटल इज द बेसिस फॉर डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन, डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन और बायोडाइवर्सिटी, ठीक है क्या? चलो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, पहले इतना बात समझ में ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेदरिंग मेंटल इज बेसिस फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन। यही चीज हम ध्यान में रख सकते हैं। ऐसे भी इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेदरिंग मेंटल तो समझ में आ गया ना, कितना अमाउंट ऑफ वेदरिंग हो रहा है, दैट इज नोन एज वेदरिंग मेंटल। वेदरिंग मेंटल इज द बेसिस फॉर बायोडाइवर्सिटी, वेदरिंग मेंटल इज द बेसिस फॉर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं समझ में? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि वेदरिंग मेंटल जो है वो है बेसिस है किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी के जो बेसिस है उसके लिए। उसमें कौन काम आता है? सबसे ज्यादा जरूरी कौन काम आता है? बायो ओ सॉरी, ये हो गया। अब यहाँ पे समझ में आ गया कि वेदरिंग मेंटल जो है वो बेसिस है बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ समझने वाली बात, द बेसिक कॉज फॉर द सच वेदरिंग वेरिएशंस एंड रिजल्टेंट बायोडाइवर्सिटी इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी। तो जो भैया जो वेदरिंग होती है उसमें तो ही तो कारण था, एक तो सोलर एनर्जी, एक वाटर, क्या था? एक सोलर एनर्जी, जैसा कि अभी मैंने बताया था प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर। तो वैसे यहाँ पे एक सोलर एनर्जी जितनी ज्यादा, वेदरिंग वेदरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्स? हाँ, बेसिक कॉज फॉर सब वेदरिंग वेरिएशन। ये वेदरिंग वेरिएशन अलग अलग, जैसे किसी रीजन में मैंने बताया कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब समझना है, यहाँ पे वेदरिंग बहुत ज्यादा। मैंने अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसका जवाब दीजिए मुझे। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, उसका जवाब देना है आपको। मैंने बोला ट्रॉपिकल रीजन और ये है टुंड्रा रीजन। ट्रॉपिकल रीजन की वेदरिंग, इन दोनों के वेदरिंग रीजन, इनके इनके वेदरिंग में इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों है? यहाँ की वेदरिंग मतलब ट्रॉपिकल रीजन की वेदरिंग और टुंड्रा रीजन की वेदरिंग में इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों है? वाई? मैंने क्वेश्चन जो पूछा समझ में आ गया कि वेदरिंग वेरिएशन इसमें इतना ज्यादा क्यों है? यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज्यादा वेदरिंग होती है, वेदरिंग मेंटल इज वेरी हाई। हाँ, मेंटल, और या डेप्थ ऑफ वेदरिंग इज वेरी हाई, लिख देता हूँ, डेप्थ ऑफ वेदरिंग इज मोर। यहाँ पे डेप्थ ऑफ वेदरिंग इज लेस। इसका रीजन क्या है? और ये मैं तो कह रहा हूँ कि लेस क्या, बहुत ही कम होता है यहाँ, और यहाँ पे वेदरिंग बहुत ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या है? या तो ऐसा मैं कह लूँ कि सवर्ना रीजन में और ये सवर्ना रीजन जो था, इनमें वेदरिंग में क्या फर्क, इनके वेदरिंग में क्यों फर्क पड़ता है? ये सवर्ना क्या सारे के सारे छेवू लिख लेते हैं, टैगा रीजन, यहाँ की वेदरिंग, यहाँ की वेदरिंग, ये सब जगह अलग अलग वेदरिंग क्यों? उसका रीजन है क्योंकि सब जगह पे अलग अलग जगह पे लाइट भी तो अलग अलग आती है, अलग अलग जगह पे सनलाइट भी आती है, अलग अलग जगह पे वाटर भी अलग अलग है। याद करो यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ ट्रॉपिकल रीजन की, तो ट्रॉपिकल रीजन में प्रेसिपिटेशन, ट्रॉपिकल रीजन में अगर मैं एक एक रीजन की बात करूँ, ऐसे एक एक रीजन की बात करूँ, थोड़ा सा सोचो कि ट्रॉपिकल रीजन में क्या है। ट्रॉपिकल रीजन में वेदरिंग बहुत ज्यादा होती है, सॉरी, हाँ, ट्रॉपिकल रीजन में प्रेसिपिटेशन इज हाईएस्ट। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्या है? हाईएस्ट। सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन यहीं पे होता था। दूसरा चीज, यहाँ का टेम्परेचर या सनलाइट भी तो यहाँ पे ज्यादा होती है।
टेम्परेचर, टेम्परेचर इज ऑल्सो हाईएस्ट। जब प्रेसिपिटेशन भी सबसे ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, इनकी वजह से यहाँ पे वेदरिंग भी सबसे ज्यादा होगी। अब बात करते हैं टुंड्रा रीजन की। टुंड्रा रीजन में तो मान लो प्रेसिपिटेशन भी लेस है, बाकियों के कंपैरिजन में तो सबसे कम है ना, प्रेसिपिटेशन इज लीस्ट। सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन सबसे कम होती है ना, प्रेसिपिटेशन इज लीस्ट। और टेम्परेचर तो हमें पता ही है कि टुंड्रा रीजन का सबसे कम होता है, टेम्परेचर इज वेरी लो। तो इसकी वजह से भैया, इसकी वजह से यहाँ पे वेदरिंग भी तो क्या होगी, तो वो यानी कि आपको अब समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या मैंने बताया कि वेदरिंग इज वेरी लो, यानी कि जो वेदरिंग में वेरिएशन आ रहा है, वेदरिंग इज वेरी लो। लो या वेरी लो लिख देता हूँ। अब हम समझना, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, लिखा हुआ है द बेसिक कॉज फॉर द वेदरिंग वेरिएशन। ये जो वेदरिंग वेरिएशन हो रहा है अलग अलग क्लाइमेट में, जो वेदरिंग वेरिएशन होता है, वेदरिंग वेरिएशन किसकी वजह से हो रहा है, वेदरिंग वेरिएशन किसकी वजह से हो रहा है, हाँ, वेदरिंग वेरिएशन एंड रिजल्टेंट बायोडाइवर्सिटी। ये जो बायोडाइवर्सिटी अलग अलग हो रही है, बायोडाइवर्सिटी और वेदरिंग वेरिएशन किसकी वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी एंड वाटर। यानी कि दूसरा पॉइंट अब हमें यहाँ से मिल गया, अब हम दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा नोट में क्या आ जाएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कि दूसरा पॉइंट यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो वेदरिंग जो हो रही है, यानी कि जो वेदरिंग वेरिएशन हो रही है, तब बेसिक कॉज फॉर वेदरिंग वेरिएशन एंड बायोडाइवर्सिटी। जो वेदरिंग, ये किसके लिए दो कारण कौन कौन से हैं, इसके लिए दो कारण हैं। सबसे पहला सोलर एनर्जी एंड वाटर। जो बायोडाइवर्सिटी जो है वो किसकी वजह से होता है, वेदरिंग की वजह से होता है। और ये जो वेदरिंग वेरिएशंस हैं वो, ये दोनों किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू सोलर एनर्जी एंड वाटर। ठीक है, इन्हीं दोनों के कारण से क्या होता है कि वेदरिंग, इन्हीं दोनों के कारण से क्या कहते हैं कि वेदरिंग में वेरिएशन होता है, अलग अलग क्लाइमेट में वेदरिंग अलग अलग है। इतना बात समझ में आया, नहीं समझ में, चलो आगे। यहाँ तक तो समझ में आ गई। नो वंडर दैट द एरियाज दैट आर रिच इन दीज इनपुट्स आर एरियाज ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी कि मुझे बताओ, यानी कि अब इतना मुझे ही बताना ये चीज, अब मैंने क्वेश्चन पूछूंगा, आप इसका आंसर देना कि अब जहाँ पे ये दोनों चीजें ज्यादा हो वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। जहां पे ये दोनों रीजन, जिस रीजन में ये सबसे ज्यादा होंगे वहां पे, क्योंकि देखो सीधा सा सीधा क्या लिखा हुआ है भैया, लिखा हुआ है कि बेसिक कॉज फॉर वेदरिंग, वेदरिंग वेरिएशंस जो हो रहे हैं, वेदरिंग वेरिएशंस जो हो रहे हैं उसके लिए कौन कारण बन रहा है, वेदरिंग वेरिएशन के लिए कारण कौन है, सोलर एनर्जी एंड वाटर। बायोडाइवर्सिटी के लिए कारण कौन है, सोलर एनर्जी एंड वाटर। यानी कि, यानी कि जहां पे ये ज्यादा होंगे, जहां पे ये ज्यादा होंगे, हाँ, एरियाज विद रिच सोलर एनर्जी एंड वाटर, जहां पे सोलर एनर्जी एंड वाटर जहां पे ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, रिच बायोडाइवर्सिटी होगी। वहां की बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, यानी कि वहां पे डाइवर्सिटी, वहां पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिलेंगे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, अलग अलग टाइप के एनिमल्स वहां पे मिलेंगे, अलग अलग टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, अलग अलग टाइप के आपके क्या कहते हैं वहां पे क्या कहते हैं फंगस मिलेंगे। मतलब कि समझ लो कि सारे टाइप का जो हो गया यहाँ पे ये बातें हमने कर रही कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इतना समझ में आया कि बायोडाइवर्सिटी हो क्यों रही है और कौन से एरिया में सबसे ज्यादा हो सकती है। उस एरिया में सबसे ज्यादा होगी जहाँ पे सोलर एनर्जी और वाटर सबसे ज्यादा हो, जहाँ पे सोलर एनर्जी और वाटर सबसे ज्यादा होगा वहां की बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, वहां पे क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा होगी। ओके, इतना बात समझ में आ गया है? इतना बात तो समझ में आ गया है। अब समझने वाली बात ये है
ये अब यहाँ पे देखो एक बॉक्स दिखा हुआ है, इस बॉक्स को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या इसमें बताया गया। अब देखिए इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी एज वी हैव टुडे इज द रिजल्ट ऑफ, ये जो आज की जो बायोडाइवर्सिटी है ये 2-3 दिन में नहीं बनी, 10-15 दिन में नहीं बनी। इस बायोडाइवर्सिटी को बनने के लिए 2 से 3 साल, 2 से 3 समझ लो कि कितने मिलियन ईयर्स लगते। यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी कोई कॉन्सेप्ट डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, नोट करने वाली बात है कि जो बायोडाइवर्सिटी, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब समझने वाली बात ये है, जो इम्पोर्टेंट बात है, बायोडाइवर्सिटी कोई स्टैटिक कंपोनेंट नहीं, बायो स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी इज एन बायोडाइवर्सिटी इज एन कैसा कॉन्सेप्ट है? बायोडाइवर्सिटी जो है वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है? डायनेमिक कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, बायोडाइवर्सिटी कोई भी स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। बायोडाइवर्सिटी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक कॉन्सेप्ट का मतलब आपको समझ में आता है वो क्या होता है? डायनेमिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो समय के साथ साथ में चलता रहता है, जो समय के साथ साथ में चेंज होता रहता है। और ध्यान में रखने वाली बात है कि इट इज द रिजल्ट ऑफ नियरली 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। यानी कि ये लगातार इसका एवोल्यूशन होता रहा है, और फाइनली क्या कहते हैं कि आज का जो बायोडाइवर्सिटी आज का जो है वो इतने सालों की मेहनत है। कितने सालों की मेहनत है? 4 बिलियन ईयर्स के लगभग 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 लगभग, ठीक है, लगभग लगभग 4 बिलियन ईयर्स का मेहनत है, तब जाकर के हमें आज की बायोडाइवर्सिटी मिल पाई। इतना बात समझ में? बिफोर द एडवेंट ऑफ ह्यूमन, एडवेंट का मतलब होता है आने। ह्यूमंस जब नहीं बने थे तब, उसके पहले बात ज्यादा डाइवर्सिटी। ये ध्यान में रखने में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही ध्यान में रखने वाली है कि क्या ह्यूमन के आने के बाद बायोडाइवर्सिटी बढ़ी है? क्या नहीं, ह्यूमन के आने के बाद बायोडाइवर्सिटी में हमेशा कमी आई है। ह्यूमन के आने के बाद में बायोडाइवर्सिटी में कमी आई है, बायोडाइवर्सिटी पहले ज्यादा थी। यानी कि बिफोर द एडवेंट ऑफ ह्यूमंस आर अर्थ सपोर्टेड मोर बायोडाइवर्सिटी देन इन एनी पीरियड। यानी कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कब थी? ह्यूमन के आने के पहले। अब देखो, सिंस द इमरजेंस ऑफ ह्यूमन, जब से ह्यूमन आए हैं, इमरजेंस का मतलब होता है आना, विकास होना। जब से ह्यूमन आए हैं, however बायोडाइवर्सिटी हैज बिगन अ रैपिड डिक्लाइन। ह्यूमन के आने के पहले बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, और ह्यूमन के जाने मतलब कि ह्यूमन के क्या कहते हैं कि जब आगे चुके हैं, तब क्या कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में बहुत तेजी से कमी आ रही है। बायोडाइवर्सिटी में क्या हो रही है? बहुत तेजी से कमी आ रही है। आगे भी ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक के बाद बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं, एक के बाद एक बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जिनका धीरे 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 एक्सटिंक्शन होता जा रहा है। एक्सटिंक्शन का मतलब है गायब होना। तो बहुत सारी ऐसे स्पीसीज हैं जो गायब भी हो चुकी, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो गायब भी हो चुकी। उसका मेन रीजन यही है, उसका मेन रीजन यही है भैया, कि ह्यूमंस ने क्या कहते हैं कि उनका ओवर यूज करना शुरू कर। एक्सटिंक्शन का कारण जो है वो क्या है? उनका ओवर यूज, इंसानों ने उनका ओवर यूज करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ? बहुत सारे क्या कहते हैं कि लाइफ का एक्सटिंक्शन हो गया, या बहुत सारे स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो गया। द नंबर ऑफ स्पीसीज ग्लोबली वेरी, देखो 2 मिलियन से लेकर के 100 मिलियन तक वेरी कर। आज भी क्या कहते हैं कि 2 मिलियन से माना जाता है कि इतने स्पीसीज दुनिया में, आज भी माना जाता है कि इतने स्पीसीज 2 मिलियन से लेकर के 100 मिलियन तक के बीच में स्पीसीज है। लगभग लगभग इसमें 10 मिलियन जो है वो, 10 मिलियन हम मान लेते हैं कि जैसे 2 से 100 तक एस्टिमेट किया गया है, हम मान लेते हैं कि 10 मिलियन है। न्यू स्पीसीज आर रेगुलरली डिस्कवर्ड, हमेशा नए नए स्पीसीज खोजे जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पता किए गए हैं। तो यहाँ पे बस ध्यान में रख लेना, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, अभी हमने ऊपर पढ़ा करके आए हूँ कि जो रीजन में ज्यादा वेदरिंग मेंटेन होगा, जिस रीजन में ज्यादा वेदरिंग मेंटेन होगा
वो लाइफ को ज्यादा सपोर्ट करेगी। जितना ज्यादा वेदरिंग होगा उतना ज्यादा लाइफ को सपोर्ट करेगी। उसका रीजन यही है कि वहां पे वाटर और सन एनर्जी दोनों बढ़िया से मिल रहा है। अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहला और क्या कहते हैं कि हमारा जो मेन क्वेश्चन अब आया, क्वेश्चन ये हो गया व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। अब ये बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, समझने वाली बात भी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, तो ध्यान में रख लो कि जो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि किसी, अब देखो बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से बनी है। बायोडाइवर्सिटी जो होता है, तो सबसे पहला पॉइंट बता देंगे इसमें, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। दो वर्ड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला बायो, विच मीन्स लाइफ। बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ। दूसरा है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी और विच मीन्स, पहला है बायो जिसका मतलब होता है लाइफ, तो फिर कहते हैं कि दूसरा है डाइवर्सिटी, इसका मतलब रहता है विच मीन वेराइटी। यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर रीजन में कितने वैरायटी की लाइफ है या कितने वैरायटी के जीवन जीने वाले लोग हैं, उसे ही हम क्या कह देंगे, बायोडाइवर्सिटी। यानी कि समझ में आ गया कि जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी इज नंबर ऑफ, नंबर एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितने नंबर हैं, कितने ऑर्गेनिजम्स हैं और कितने वैरायटी के हैं, कितने वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स हैं, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन, फाउंड विद इन अ स्पेसिफाइड जियोग्राफिक रीजन। ये हो गया डेफिनेशन आपका। किसी जियोग्राफिक रीजन में, जियोग्राफिक रीजन लिखो या रीजन ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी, किसी भी जियोग्राफिक रीजन में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं या कितने वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, वो होगा बायोडाइवर्सिटी। समझ आया कि नहीं समझ में, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में सीधी सी बात अगर बोली जाए तो बायोडाइवर्सिटी इज, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू, ये क्या चीज बता रही है, बायोडाइवर्सिटी ये बता रही है कि कितने प्लांट हैं, कि कितने प्लांट कहीं पे हैं, ठीक है, रिफर्स टू द वेराइटीज ऑफ, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, कितने वैरायटी के प्लांट्स हैं, कितने वैरायटी के एनिमल्स हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हाँ कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और क्या कहते हैं कि, और ये समझ लो कि इतना बताते हैं द जीन्स। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा क्या मैं बताना चाहता था। कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉमा द जीन दे कंटेन, वो भी आता है उसमें कि जो उसके जीन्स होंगे उन एनिमल्स के, ठीक है, ठीक है, एंड इकोसिस्टम देखो, वो इकोसिस्टम भी, वो इकोसिस्टम भी बायोडाइवर्सिटी में आता है। यानी कि आपको यहाँ तक बात तो समझ में आ गई कि क्या है बायोडाइवर्सिटी क्या नहीं है।
तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जीन जो वो कंटेन करके रखते हैं और जो इकोसिस्टम जो फॉर्म करते हैं, ये सारी की सारी चीजें, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, सीधे लैंग्वेज में बोलूं, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइप की प्लांट्स हैं या कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, हाँ, कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, तो वो सब क्या होती है, वहां की बायोडाइवर्सिटी होती है। कितना बात समझ में आई, नहीं समझ में? इतना बात तो समझ में आई नहीं होगी। ठीक है। तो अगर क्या कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, और ध्यान में रख लो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी इज आर लिविंग वेल्थ। बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारी क्या है, लिविंग वेल्थ है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, वो हमारी लिविंग वेल्थ। ठीक है, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी उतना ही अच्छा हो, उतना ही जीवन सरल होगा। जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा, और इस बायोडाइवर्सिटी को बनने के लिए जैसा कि मैंने बताया था बहुत साल लगता है। तो समझते हैं आगे क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी इज ए सिस्टम इन कांस्टेंट एवोल्यूशन। देखो बायोडाइवर्सिटी जो होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या स्टैटिक है क्या? नहीं, बायोडाइवर्सिटी में हमेशा एवोल्यूशन होता रहता है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्पीसीज एज वेल एज व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एक पूरे ग्रुप, पूरे स्पेसीज के हिसाब से भी वो क्या कहते हैं कि उसका इवोल्यूशन होता रहता है, और किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग भी उसका इवोल्यूशन होता ही रहता है। बायोडाइवर्सिटी का हमेशा इवोल्यूशन होता रहता है। अब यहाँ पे समझो, एवरेज हाफ लाइफ, जितनी भी स्पेसीज है उनका जो एवरेज हाफ लाइफ निकाला गया है, कुछ का 1 साल भी है, कुछ का 2 साल भी है, कुछ का 4 मिलियन भी है, ऐसे करके। ठीक है, और ध्यान रख लो कि जो 99% है, वो कितना साल, जो 99% है, वो क्या कहते हैं कि 99% जो क्या कहते हैं कि अभी तक जो रह चुकी है स्पीसीज, 99% उसमें से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। जितनी स्पीसीज हमारे दुनिया में मतलब अब तक रह चुकी है, उसमें से 99% अब तक एग्जिस्ट, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज नॉट फाउंड एवनली ऑन द अर्थ। क्या आपको बायोडाइवर्सिटी सब जगह पे मिल जाएगा, सब जगह पे सेम बायोडाइवर्सिटी मिलेगी क्या? नहीं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, बायोडाइवर्सिटी भी इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है और वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है। जैसे मैंने बताया था, ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी। ट्रॉपिकल रीजन में जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते जाते हैं, बायोपोल की तरफ जाते जाते हैं, वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी भी क्या होती है, कम होती जाती है। इक्वेटर के पास में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इक्वेटर के पास वाला जो रीजन होता है वो ट्रॉपिकल रीजन होता है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट फाउंड इवनली और द, मतलब सब जगह बायोडाइवर्सिटी इक्वली नहीं पाई जाएगी। इट इज कंसिस्टेंटली रिचर इन ट्रॉपिक्स। जैसा कि मैंने बताया कि जो ट्रॉपिक्स होंगे वहां पे ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आप पोलर रीजन्स में जाते जाएंगे, पोलर रीजन्स में जाते जाएंगे, तो ध्यान में रख लो कि जब आप पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो क्या होता है कि आपको स्पीसीज तो कम मिलेंगी, स्पीसीज तो कम मिलेंगी, बट 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 स्पीसीज तो कम मिलेंगी, लेकिन वहां पे लार्जर पॉपुलेशन, किसी पर्टिकुलर, देखना, समझना कि जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे बायोडाइवर्सिटी कम होगी। पोल की तरफ जाने पर, पोल वर्ड्स का मतलब पोल की तरफ जाने पर, मूविंग पोलवर्स, ऑन मूविंग पोलवर्स, इसका मतलब होता है पोल की तरफ जाने पर। पोल की तरफ जाने पर क्या होता है, तो देखो, नंबर ऑफ, सबसे पहला चीज तो बायोडाइवर्सिटी कम होती है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, लेस। बायोडाइवर्सिटी, जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे, बायोडाइवर्सिटी और कम होती जाएगी, होती जाती है लेसर। दूसरा चीज, दूसरा चीज समझना, मैंने कहा कि यहाँ पे आपको फ्यूअर स्पीसीज पाई, फ्यूअर स्पीसीज यानी कि स्पीसीज तो आपको कम मिलेंगी, बट विद लार्जर पॉपुलेशन। उन स्पीसीज की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, लेकिन वो स्पीसीज क्या होंगी, कम ही होंगी। नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होंगी, कम होंगी, लेकिन उन स्पीसीज की पॉपुलेशन ज्यादा हो सकती है। तो यानी कि आपको बात इतनी समझ में आ गई, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई या आपके दिमाग में आ गई कि भैया जैसे जैसे आप
जैसे जैसे आप पोलर रीजन में जाओगे वैसे ही वैसे आपको लार्जर पॉपुलेशन मिलेंगे और फ्यूअर एंड फ्यूअर स्पीसीज। जितने कम स्पीसीज होते जाएंगे उतना ही लार्जर पॉपुलेशन उनके मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल जस्ट बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कोई एक यहाँ पे कैट है, एक कैट मान लेता हूँ। वो कैट क्या कहते हैं कि स्पीसीज क्या कहते हैं कि जैसे जैसे वहां पे ज्यादा मतलब कि कैट एक स्पीसीज होगी। उस स्पीसीज की जैसे मैंने बताया कि ऐसे कैट के स्पीसीज यहाँ पे या कैट डॉग ऐसे कुछ ना कुछ कम ही होंगे, लेकिन इनके जो पॉपुलेशन है यहाँ पे ज्यादा है। मान लो 3 टाइप के स्पीसीज यहाँ पे पाई जा रही है। मान लो यहाँ पे 3 ही टाइप के स्पीसीज पाई जा रही है, लेकिन इनके पॉपुलेशन क्या होंगे, बहुत ज्यादा। यानी कि कैट ही बहुत सारे हो जाएंगे, ऐसा समझ लो यहाँ पे कैट बहुत सारे हो जाएंगे। बस कैट जो हुआ वो एक स्पीसीज हुआ, इतना बात है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एकदम बात पूरी की पूरी क्लियर समझ में आई होगी कि क्या है और बायोडाइवर्सिटी क्या है वो भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। ये बायोडाइवर्सिटी 2 वर्ड से बना है। बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब वेराइटी। यानी कि हमारे समझ में आ गया कि जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो किसी पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों की मतलब कि क्या कहते हैं कितने टाइप के प्लांट्स वगैरह वगैरह हैं या स्पीसीज वगैरह वगैरह हैं। ये हो गया आगे। इट रिफर्स टू द वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म द जीन्स दे कंटेन। यानी कि कुल मिलाकर के उनके प्लांट्स की वैरायटी पे, उनके एनिमल्स की वैरायटी पे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वेलोसिटी पे वैरायटी पे, साथ में जो प्लांट एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जीन्स हैं उनकी भी वैरायटी पर ये डिपेंड करता है। वो सारी चीजें मिल करके बायोडाइवर्सिटी को रिफर करती है। जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके जीन भी, उन प्लांट्स एनिमल्स और क्या कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीन्स को भी मिला लिया जाए, तब हम कहेंगे कि भैया ये सब बायोडाइवर्सिटी ही है। ठीक है। और ध्यान में रख लो कि कुल मिलाकर के ये बताता है कि कितना वेरिएबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म कि मतलब कि अगर मैं क्या कहते हैं कि कहीं पे देखूंगा तो बहुत ज्यादा एनिमल्स या प्लांट्स मिलेंगे, कहीं पे देखूंगा तो बहुत कम एनिमल या प्लांट्स मिलेंगे। इस वेरिएबिलिटी को शो करता है बायोडाइवर्सिटी, इस वेरिएबिलिटी को बायोडाइवर्सिटी शो करता है। ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबिलिटी किसके किसके बीच में हो सकती है, विद इन स्पीसीज हो सकती है। वेरिएबिलिटी क्या हो सकती है, विद इन स्पीसीज हो सकती है। ध्यान में रखने वाली है, वेरिएबिलिटी क्या हो सकती है, विद इन स्पीसीज। विद इन स्पीसीज का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक पार्टिकुलर रीजन हो गया, मैं मान लेता हूँ एक पार्टिकुलर ये रीजन हो गया। यहाँ पे मैंने बोला कि कैट बहुत ज्यादा है। हाँ, कैट बहुत ज्यादा है और डॉग क्या कहते हैं कि बहुत कम। कैट मान लो 100 है और डॉग के हैं 10 है। तो मैं बोलूंगा कि स्पीसीज में अभी ये 2 स्पीसीज में हमने वेराइटी देखी। तो स्पीसीज देखी, कॉट एंड कैट एंड डॉग। कैट एंड डॉग अभी हमने ये क्या कहते हैं क्या देखी, 2 स्पीसीज देखी। 2 डिफरेंट स्पीसीज की बात कर रहे थे। यानी कि यहाँ पे वेराइटी, अगर मैं स्पीसीज में और ऐसे एलिफेंट वगैरह ले लूँ, हाँ एलिफेंट ले लिया, और क्या कहते हैं कि ये सब क्या हो गई स्पीसीज के बीच में, ह्यूमन ले लिया, तो ये सब क्या है, स्पीसीज की बात कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कैट के भी बहुत सारे टाइप्स होंगे, तो यानी कि इसमें जब इस वाले में वेराइटी देखूंगा, इस वाले जो कैट के टाइप्स की वैरायटी देखूंगा, कैट की आंखें कैसी है, कैट बड़ी है या छोटी कैट है, ये सब जब यहाँ पे देखूंगा, जब कैट की वैरायटी की बात करूंगा तो ये विद इन स्पीसीज। यानी कि जो जो वेरिएबिलिटी होती है वो विद इन स्पीसीज भी देखी जाती है। और वेरिएबिलिटी क्या होती है, हाँ इंटर बिटवीन 2 स्पीसीज, बिटवीन स्पीसीज भी देखी जाती है। हाँ, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में की भी वेरिएबिलिटी देखी जाती है, कितना ज्यादा वेराइटी है, हाँ कितना ज्यादा वेरिएबिलिटी है डिफरेंट स्पीसीज में। और साथ में स्पीसीज के अंदर भी, जैसे इंसान है कि गोरा है, काला है, कैसे है, हाइट कम है या ज्यादा है, ये सारी चीजें ये सब क्या है, वेराइटी को ही तो बता रही है। तो यानी कि कैट कैसी है, तो ये सारी चीजें जो बताती है विद इन स्पीसीज, स्पीसीज के बारे में बता रही है। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे किसके बारे में बता रहे होते, बिटवीन स्पीसीज में कंपेरिजन किया जाता है। इतना बात समझ में आ गया होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो वेरिएबिलिटी आती है, वो वेरिएबिलिटी क्या होती है कि बिटवीन स्पीसीज भी हो सकती है, मतलब कैट डॉग ये सारी चीजें, और विद इन स्पीसीज भी हो सकती है। विद इन स्पीसीज मतलब समझ रहे होगे आपको, विद इन स्पीसीज का मतलब हुआ भैया कैट के टाइप्स, कैट की आंखें कैसी हैं, इसकी लाल पीली ऐसे ऐसे टाइप, कैट बड़ी कैट है या छोटी कैट है, हाँ तो इसकी आवाज कैसी है, इन सब बेसिस पे भी क्या कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी। ध्यान रखना ना कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, विविध लिविंग है। जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रहेगा उतना ही ज्यादा क्या कहते हैं कि लाइफ होगी। और ध्यान में रख लो, इट इज अ
एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि बहुत ज्यादा साल लग गए, बहुत ज्यादा साल लग गए, तब जा करके ये क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, जो आज की जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको बनने में बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए हैं, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए हैं। ठीक है, इतना बात समझ में है। अब बात करते हैं, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई है, वो आ गई है लेवल्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। अब जो बात आई है, अच्छा, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ने के पहले एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, स्पीसीज क्या होता है। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ने के पहले एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि स्पीसीज क्या होता है। जब मैं बात करूंगा कि स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब होता है ये कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, ये कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो, जिनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, जिनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, जैसे कैट, डॉग, कैट अलग स्पीसीज हो गया, डॉग अलग स्पीसीज हो गया, ह्यूमन बीइंग अलग स्पीसीज हो गया। तो यानी कि कुल मिलाकर के अगर मैं स्पीसीज की डेफिनेशन बात करूं तो दीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, या क्या कहते हैं कि, हाँ, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, सॉरी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैविंग सर्टेन सिमिलरिटीज, different, having certain similarity in their physical characteristics, उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सेम है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि स्पीसीज होते हैं, इन्हें क्या बोला गया, स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब क्या हुआ, स्पीसीज का मतलब होता है कि वो इंडिविजुअल्स जो जो सेम टाइप के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, जो सेम टाइप के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्पीसीज में। इतना बात समझ में है कि सेम टाइप के फिजिकल कैरेक्टर, जैसे मैंने बताया कि एग्जांपल, कैट, कैट एक हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमन बीइंग भी, सारे ह्यूमंस में एक ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो ह्यूमन बीइंग, तो ये सब क्या है, ह्यूमन, ह्यूमन, और ऐसे बहुत सारे जो है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, स्पीसीज ही तो है। एलिफेंट, हाँ, एलिफेंट, लायन, तो ये सब क्या है, स्पीसीज ही तो है। ओके, इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि स्पीसीज क्या होती है। अब मैं बात करने वाला था, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, उसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो भैया यहाँ पे देखना, बायोडाइवर्सिटी के तीन लेवल्स हैं, बायोडाइवर्सिटी के तीन लेवल। बायोडाइवर्सिटी का मतलब तो समझ में आ गया ना, कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जहाँ पे डिफरेंट, वो एरिया, वो पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप के, वो कितने वेराइटीज के हैं, वेराइटी जो, यानी कि बायोडाइवर्सिटी उनकी वेराइटी क्यों बताती है। ठीक है, तो यहाँ पे, और बायोडाइवर्सिटी तो होता है वो स्टैटिक प्रोसेस नहीं होता, डायनेमिक प्रोसेस। और बायोडाइवर्सिटी जो आज की है, उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग चुके। अब मैं बात कर रहा था कि लेवल्स जो है बायोडाइवर्सिटी के, तीन लेवल्स हैं। एक का नाम है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, एक का नाम है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ये है पहला लेवल, पहला लेवल है जिसको बोलते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड लेवल जो है, सेकेंड लेवल जो है उसका नाम है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। इसका नाम है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। और जो थर्ड लेवल पे आता है, थर्ड लेवल पे जो आता है उसका नाम है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। थर्ड लेवल पे जो आता है उसका नाम क्या है, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं कहाँ, कहाँ से बात करते हैं, जेनेटिक से। सबसे पहला जो कहाँ से बात करना शुरू करेंगे, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहला जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ये जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या है, यानी कि जब ये बायोडाइवर्सिटी, यानी कि द वेराइटी, जो वेराइटी किस बेसिस पे है, हाँ,
किसके बेसिस पे है? जीन्स के बेसिस पे। ठीक है। हाँ, किसके बेसिस पे है? जीन्स के बेसिस पे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि क्या कहते हैं कि इट रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बताती है किसकी? वेरिएशंस ऑफ जीन्स, वेरिएशंस ऑफ जीन्स विद इन स्पीसीज। एक, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बताया था, बिल्ली है, वो बिल्ली काली है, मोटी है, या वाइट है, हाँ, छोटी है, बड़ी है, तो ये सब जो है, तो ये जीन्स के, उसकी आंखें कैसी हैं, भूरी हैं या कैसी हैं उसकी आंखें, तो ये सब जो होता है ये जीन्स के बेसिस पे। यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज में, ये किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में उसके जीन्स में जो वेरिएशन आया, उसके कारण जो बायोडाइवर्सिटी हुई, उसे क्या बोला गया? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। यानी कि जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है ड्यू टू चेंजेस इन द जीन्स। जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो किसकी वजह से आती है? जो वेरिएशन इन द जीन होता है, जो वेरिएशन ऑफ द जीन्स के कारण जो डाइवर्सिटी आती है, उसे क्या बोला गया? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। इसकी वजह से आया, जो क्या कहते हैं कि जो वेरिएशन ऑफ द जीन्स की वजह से है, जो बायोडाइवर्सिटी वेरिएशन ऑफ द जीन्स की वजह से आया, तो उसे क्या बोला गया? उसे क्या बोला गया? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये किसी विद इन स्पीसीज की बात होती है, विद इन स्पीसीज की बात करती है। जैसे ही एग्जाम्पल इसमें आता है ह्यूमन बीइंग। एग्जाम्पल नंबर में इसमें एग्जाम्पल बता देंगे ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग जेनेटिकली बिलोंग टू होमोसेपियंस ग्रुप। होमोसेपियंस ग्रुप से जुड़े तो हैं, बट उनसे हम डिफर भी करते हैं, बट डिफर करते हैं, हाँ, बट डिफर इन हाइट। हाइट हमारी अलग होती है, कलर, हाइट, कलर, फिजिकल अपीयरेंस, तो इन सब कोई वजह से जो आता है इसे बोल दिए गए बायो, हाँ, फिजिकल अपीयरेंस। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, फिजिकल अपीयरेंस, हाँ, इतनी बात तो समझ में आ गई है कि भैया क्या होता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। और जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है कि अब देखो क्या होता है कि ये जो सबसे ज्यादा जरूरी, ये जरूरी किस बात के लिए है? इसमें पहला पॉइंट ये बता देंगे एग्जाम्पल लिखने के बाद। तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इज इसेंशियल फॉर, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इज इसेंशियल फॉर, किसके लिए जरूरी है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी? किसके लिए जरूरी है? हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ, हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। हेल्दी ब्रीडिंग हो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्या? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। हेल्दी ब्रीडिंग के लिए क्या जरूरी है? बायो, हाँ, कौन सा डाइवर्सिटी जरूरी है? हेल्दी ब्रीडिंग के लिए कौन सा डाइवर्सिटी जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी जरूरी है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। इतना बात समझ में आया? नहीं समझ में? कि किसी भी स्पीसीज के पॉपुलेशन को बचाना है या उसकी हेल्दी ब्रीडिंग हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी है? उसके ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब जेनेटिक के बाद में आता है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। अगला जो टॉपिक का नाम है वो क्या है? स्पीसीज। जो सेकेंड लेवल जो है, सेकेंड लेवल जो आता है वो आता है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। यानी कि जब वेराइटी ऑफ स्पीसीज की वजह से, यानी कि ये बायोडाइवर्सिटी आती है ड्यू टू वेराइटी ऑफ स्पीसीज इन पर्टिकुलर रीजन। ठीक है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के बाद में क्या आया भैया? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के बाद में आया स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। तो हम बताएंगे, हम इसमें बताएंगे कि ये क्या होता है। दिस रिफर्स टू, दिस refers to variety of species in
स्पीसीज इन पर्टिकुलर रीजन, इन स्पेसिफाइड रीजन, समझ, इन स्पेसिफाइड रीजन, किसी भी स्पेसिफिक, हाँ स्पेसिफाइड रीजन में, किसी भी स्पेसिफाइड रीजन में जितना वेराइटी ऑफ स्पेसीज होंगे ना, उसे ही क्या बोला गया, स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी। उसे क्या बोला गया, स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो यानी कि ये बताता है नंबर ऑफ रिस्क, क्या बताता है, इट टेल्स द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ स्पेसीज, ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्पेसीज हैं, ठीक है, इन डिफाइंड एरिया, नंबर ऑफ स्पेसीज कितने हैं इन अ डिफाइंड एरिया, किसी भी गिवन एरिया में, किसी भी गिवन एरिया में या डिफाइंड एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज, कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, ये बताता है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी बताता है कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आई नहीं समझ में, इतना बात समझ में आई नहीं समझ में। अब जो डाइवर्सिटी होती है वो किसके बेसिस पे मेजर की जाती है, डाइवर्सिटी यहाँ पे जो मेजर की जाती है वो इस बेसिस पे मेजर की जाती है कितने ज्यादा स्पीसीज हैं, कितने, कोई पर्टिकुलर टाइप का स्पीसीज कितना ज्यादा। तो ठीक है, तो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज कैन बी मेजर्ड थ्रू डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, कैसे मेजर कर रहे हैं, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज कैन बी मेजर्ड थ्रू इट्स रिचनेस, मतलब उस स्पीसीज की कितनी रिचनेस है, उस स्पीसीज के कितने ज्यादा है। मान लो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के कितने नंबर ऑफ, कितना ज्यादा है, और कितने नंबर ऑफ उसके क्या कहते हैं कि वेराइटीज है, ये भी ध्यान में रखने वाले हैं। और कितना पाया जा रहा है, एबंडेंस कितना कहाँ तक पाया जा रहा है, एंड टाइप्स कितने टाइप्स के पाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम डाइवर्सिटी में मेजर कर सकते हैं। कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पे क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्पीसीज होंगे, कुछ एरियाज जहाँ होंगे जहाँ पे कम होंगे। तो ध्यान में रख लो, जब पेपर में पूछा जाएगा हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं, क्या पूछा जाएगा, हॉट स्पॉट्स। जब आपसे पूछा जाएगा हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं, तो आप बता दीजिएगा एरिया रिच इन स्पीसीज, वो एरिया जहाँ पे स्पीसीज ज्यादा है, वो एरिया जहाँ पे स्पीसीज ज्यादा है, हाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी, जहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है उन्हें क्या बोला गया, हॉट स्पॉट्स, उन्हें क्या बोला गया, हॉट स्पॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी आर नोन एज हॉट स्पॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, वो एरिया जहाँ पे, वो एरिया जहाँ पे क्या कहते हैं कि आपको पता हो कि वो एरिया जहाँ पे स्पीसीज बहुत ज्यादा होंगी, जहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, जहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगी उसे बोला जाता है हॉट स्पॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी। कहाँ पे है, इस मैप को देखा जाए तो, इस बुक को देखा जाए यहाँ पे, और इसके लास्ट नंबर, लास्ट पेज पे देखो, यहाँ पे मैप बना है, मैप बना हुआ है, वहां पे कुछ क्या कहते हैं कि आपको इस मैप में देखो कुछ हॉट स्पॉट्स दिए हैं, इस मैप में आपको कुछ हॉट स्पॉट्स दिए हैं। देखो इंडिया का जो भी दिया हुआ है, इंडिया का भी दिया हुआ है, ये देखो वेस्टर्न घाट दिया हुआ है, और यहाँ पे देखो श्रीलंका दिया हुआ है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ईस्टर्न हिमालय दिया हुआ है, ईस्टर्न हिमालय। तो ये जो है ये क्या है, यहाँ पे देखो ये वाला इंडोनेशिया, ये सब क्या है, यहाँ पे देखो ये अपर यूनियन फॉरेस्ट, यहाँ पे देखो ईस्टर्न आर्क माउंटेन्स जो ये तंजानिया में है, हाँ, और यहाँ पे देखो मेडागास्कर, ईस्टर्न मेडागास्कर, यहाँ पे देखो अटलांटिक, अटलांटिक फॉरेस्ट, ये जो अटलांटिक फॉरेस्ट यहाँ पे है ब्राजील में, अटलांटिक फॉरेस्ट, इधर देखो इधर ही ट्रॉपिकल एंडीज, ट्रॉपिकल एंडीज यहाँ पे इक्वाडोर के पास में, ये जो है यहाँ पे सेंट्रल अमेरिकन हाईलैंड, यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, ये सब हॉट स्पॉट्स रीजन है। यानी कि यहाँ पे स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये देखो नॉर्दर्न बोर्नियो, बोर्नियो का जो नॉर्दर्न पार्ट है, तो ये जो है ये बोर्नियो का जो नॉर्दर्न पार्ट है, तो भैया यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीसीज में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से इसे क्या बोला गया, हॉट स्पॉट से बोला गया, इन्हें क्या बोला गया, हॉट स्पॉट से बोला गया। ओके, यानी कि आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी समझ में आ गई। अब जो नेक्स्ट जो टाइप की डाइवर्सिटी है उसका जो नाम है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, अगला जो टॉपिक है, यानी कि जो थर्ड लेवल की डाइवर्सिटी थी उसका नाम है, थर्ड लेवल की जो डाइवर्सिटी थी उसे क्या बोला गया, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी।
इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, अब इसके बारे में समझते हैं कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की, तो इसका मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम्स होंगे, तो इन्हीं को बोल दिया गया इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, या कभी कभी इसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोला, कभी कभी इसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोला जाता है, कभी कभी क्या बोला जाता है इसको, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ से आता है, जब क्या कहते हैं कि, जब क्या कहते हैं कि किसकी वजह से आ गया भैया, जब क्या कहते हैं कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बेसिस पे आ रहा है। यहाँ पे ये जो डाइवर्सिटी आई है वो किसके बेसिस पे आई है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बेसिस पे। अब जैसा कि हमें पता है कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम का अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो इसकी बेसिस पे आ गए। ओके, इतना बात तो क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं किस टाइप की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी की बात जब कर रहे हैं, तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इकोसिस्टम, नंबर और एंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, नंबर एंड, ये नंबर और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात है कि कितना ज्यादा, क्या कहते हैं कि नंबर्स हैं, कितने ज्यादा इकोसिस्टम हैं, और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की भी बात करता है कि कैसे टाइप्स है उसका। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हम इसमें किसकी किसकी बात कर रहे हैं। ओके, इतना बात समझ में है, इसका बात समझ में है कि हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ, कितने ज्यादा क्या कहते हैं कि यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग टाइप्स के क्या कहते हैं कि आपको पता है कि अलग अलग टाइप्स के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। तो जो इकोसिस्टम जो होता है वो बताता है बायोडाइवर्सिटी बनाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे अगला आता है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी की जब बात करते हैं, तो ये किसकी वजह से आता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या कहते हैं कि इकोसिस्टम पाए जाए। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम फाउंड इन पर्टिकुलर पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, देखो जब किसी बायोस्फीयर में जाओगे, किसी भी बायोस्फीयर में जाओगे तो फिर क्या होगा, जब किसी बायोस्फीयर में जाते हो तो बहुत सारे इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं। हाँ, द रेंज ऑफ इकोसिस्टम्स फाउंड इन बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में बहुत सारे क्या कहते हैं कि आपको इकोसिस्टम्स मिलेंगे। ठीक है, इट्स कॉल्ड एज इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, और इकोलॉजिकल भी कभी कभी बोलते हैं इसको, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इतना बात समझ में है कि चाहे जो लिख दो। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे अब समझना इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है। यू हैव स्टडीड दैट इकोसिस्टम इन द अर्लियर चैप्टर, द ब्रॉड डिफरेंसेस बिटवीन इकोसिस्टम टाइप्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस। इकोसिस्टम में क्या होता है, ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बना, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कौन कौन से लोग बना रहे हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी किसके किसके द्वारा बन रही है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो बन रही है उसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होते हैं कि इकोसिस्टम टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अलग अलग टाइप्स, साथ में, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ के जो हैबिटेट्स हैं, डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स, डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स, वहाँ पे जो रहने वाले जो हैबिटेट्स हैं उनके क्या कहते हैं कि डाइवर्सिटी, इतना ज्यादा उसमें डाइवर्सिटी है। एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस,
इकोलॉजिकल प्रोसेस, इकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एन इकोसिस्टम मेक्स, मेक्स या कॉन्स्टिट्यूट लिख दो, मेक्स या कॉन्स्टिट्यूट लिख दो द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो भैया इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बनाने के लिए किसकी जरूरत है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को बनाने के लिए जरूरत है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम, और उसमें अलग अलग रहने वाले टाइप्स के हैबिटेट्स, उसमें कैसे रहने वाले हैबिटेट्स हैं, और साथ में ही इकोलॉजिकल प्रोसेस, ये जो मिल करके जो बनाते हैं इसको बोला गया इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ना शुरू करेंगे कि क्या कहते हैं कि ये हमने पढ़ लिया, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम्स वगैरह वगैरह पढ़ लिया। अभी हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक आपको एक एग्जांपल बताया गया है, यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है डाइवर्सिटी के लिए ही, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का एग्जांपल बताया गया है, ध्यान में रखना। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का एग्जांपल कहाँ पे बताया गया है? ये ग्रास लैंड है एंड सोलॉज इन इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये अनामलाई वेस्टर्न घाट में है। ठीक है। हाँ, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क में आपको यहाँ पे ग्रास लैंड और सोलाज दोनों मिल जाएंगे, ग्रास लैंड भी मिल जाएगा और सोलाज भी मिल जाएंगे। ये तो क्या कहते हैं कि ये वेस्टर्न घाट का इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वेस्टर्न घाट की क्या है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये आपको इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु में मिल जाएगा, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क आपको तमिलनाडु में मिल जाएगी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल भी समझ में आ गया, आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और मे बी अगले या क्या कहते हैं कि नेक्स्ट में ये वीडियो मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए नेक्स्ट एक या दो वीडियो में। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा, और जो भी नहीं समझ में आया होगा वो आपको पता ही है कि आप कमेंट करके पूछ लेंगे। ठीक है।